एजुकेटर शाम सिंह चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोगों ने कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था और हमने आपको ये बताया था कि ये वाला पार्ट हम आपको कल बताएंगे, जो आज इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और ये कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ये टॉपिक है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं ये पॉइंट है जो काफ़ी हमेशा चर्चे में और मुद्दे में बना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कह सकते हैं लाइन जो हम एक बार बोलना चाहते हैं कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम है क्या और ये प्रभाव में कब से आया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो आज भी आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ नहीं है, लेकिन आज भी इसके प्रयोग आपके सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े स्तर पे किए जाते हैं। यानी इसके प्रयोग किए जाने की बात हम कहेंगे तो आप ये बोलेंगे कि आपके सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेंगे, कौन जज रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी जजों के अपॉइंटमेंट या जजों के तबादले की बात करेंगे। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कॉलेजियम सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आप बात करेंगे कि जो आपके हाई कोर्ट के कौन से जज अगर सुप्रीम कोर्ट में आ पाएंगे तो वो भी निर्णय कौन ले सकता है? आप बोलेंगे कॉलेजियम सिस्टम ही ले सकता है। तो आप सबसे बड़ा चीज आप ये देखते हैं जो ये काफी डिस्प्यूट कह सकते हैं, डिस्प्यूट में रहता है, विवादों में रहता है। यानी कुछ लोगों का मानना है, आप भी अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं कि इस पे जब से ये बना है तब से कहीं ना कहीं से एक परिवारवाद, एक वंशवाद का इस पे प्रभाव रहा है। यानी उसी परिवार के, उसी वंश के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, इस कह सकते पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्षपात किया जाता है। जिस वजह से इस पे कई बार सवाल भी उठे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अच्छे खासे टैलेंटेड जो जज हैं, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें वही लोग पहुंच पाते हैं जो इस कॉलेजियम व्यवस्था में पहले से मौजूद हैं। और चूंकि इन्हीं को अन्य जजों को नियुक्त करने का, यानी अपॉइंट करने का या फिर उनको हटाने का अधिकार है। तो ठीक है, आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं से व्यवस्था में कमी है, इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो सरकार चाहेगी इसे बदल सकती है। सरकार ने कोशिश भी किया है, आपको भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहीं पे क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कॉलेजियम सिस्टम प्रभाव में कब आया। तो बोलेंगे 28 अक्टूबर 1998 को। ठीक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते बॉडीज नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर या सुप्रीम कोर्ट में जजों के तबादले को लेकर ये कह सकते सिस्टम बनाया गया है, जो कब से प्रभावी है? आप बोलेंगे 28 अक्टूबर 1998 से ये प्रभावी है। अब हम कहते हैं कि जब ये प्रभावी है तो आखिर इसमें है क्या? इस सिस्टम की जब बात करेंगे, इस सिस्टम में आखिर है क्या, तो आप बोलेंगे कॉलेजियम सिस्टम में क्या होते हैं। तो एक आपके कौन होते हैं? सीजे, यानी सीजे कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश, और इसी में आपके चार जो कह सकते कैसे होते हैं, जो काफी ओल्ड यानी कह सकते वरिष्ठ क्या बोलेंगे? न्यायाधीश होते हैं। यानी चार वरिष्ठ न्यायाधीश और कह सकते एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला के यह जो व्यवस्था बनता है, इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी जिस कॉलेजियम सिस्टम का मुख्य काम क्या है कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन जज हटेगा, कौन से हाई कोर्ट के कह सकते मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, कौन हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ये सभी चीजों का निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? कॉलेजियम सिस्टम के पास है। अब हम कहते हैं कि क्या इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? इसके बारे में समझेंगे। जैसे हम कहते हैं किसको जज बनना है, किसको न्यायाधीश बनना है, इसको लेकर यहां से सुप्रीम कोर्ट का जो कह सकते कॉलेजियम व्यवस्था है, ये कॉलेजियम व्यवस्था जिस नाम को जारी करती है, क्या बोल रहे हैं? जिस नाम को जारी करती है, इस नाम को जारी करने के बाद यह मुद्दा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि किसको जज बनाना है, किसको न्यायाधीश बनाना है। ठीक है, इसको लेकर सिफारिश नामों का कौन करता है? आप बोलेंगे यही कॉलेजियम सिस्टम करता है। जो कॉलेजियम सिस्टम इस नाम
जिसको वो जारी करता है यह नाम कहां को भेजता है? सरकार के पास। लेकिन अब सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इन नामों में ना सही अपनी तरफ से दूसरे नामों का भी सुझाव दे सकते हैं कि हाँ, आपने जो नाम भेजा है इस नाम के व्यक्ति को हम नहीं, हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें भेजना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने सुझाव करके तो भेज दिया, लेकिन सुझाव कर दिए जाने के बाद जब ये सरकार के पास से लौट के दोबारा कहां जाता है? इस कॉलेजियम सिस्टम में जाता है। और इस सुझाव पर, यानी जो सरकार के द्वारा भेजे गए क्या है जो सुझाव हैं, अब उस कॉलेजियम सिस्टम के जो मेंबर हैं ये 5, इनके द्वारा इस पर फिर से विचार होगा। लेकिन अगर कॉलेजियम सिस्टम का ये मन है कि नहीं, हमने जो नाम भेजा है उसी की नियुक्ति होनी चाहिए, उसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तब क्या होगा? यहां सरकार के सुझाव बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, यहां वही होगा जो ये कॉलेजियम सिस्टम चाहेगा। इसलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम पे कहीं ना कहीं परिवारवाद, आप कह सकते वंशवाद का असर है, जिसमें इसी परिवार के, इसी कह सकते लोगों के जो यहाँ पे हैं, इन्हीं लोगों के कोई ना कोई जो निकट संबंधी हैं या इनके लड़के हैं या लड़कियां हैं, इन्हीं का दबदबा यहाँ पे रहता है, जिस सिस्टम में बदलाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने कहा कि इस चीज के बदलाव को लेकर आपके यूपीए की सरकार, जो आज वर्तमान एनडीए कहते हैं, जिस यूपीए की सरकार के द्वारा आप बोलेंगे, यानी जो भाजपा, यानी जिसको आप बोलते हैं एनडीए, जिस सरकार ने आपके संसद में इसको बदलाव लाने के लिए संसद में क्या किया? आप बोलेंगे संसद में एक बिल पेश किया जिसको आप बोलते हैं 99वां संविधान संशोधन, क्या बोलेंगे? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी हम एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? 99वां संविधान संशोधन एक्ट यानी अधिनियम। ठीक है, जो अधिनियम आप कह सकते हैं कौन से वर्ष में पेश किया गया? आप बोलेंगे 2014 में। जिस समय इस सरकार ने संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जगहों से इस बिल को पास करवाया और ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 आपके संसद से क्या हो गया? ये पारित भी हो चुका था। यानी यह जो पारित हुआ था ये किस चीज के लिए पारित हुआ था? तो आप ये बोलेंगे उस व्यवस्था का जो नया जो सरकार ने सुझाव दिया था, ये क्या था? NJAC। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? नेशनल, क्या बोलेंगे? नेशनल, फिर क्या बोलेंगे? जुडिशियल, क्या बोलेंगे? नेशनल जुडिशियल, फिर क्या बोलेंगे? अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? जो आप कह सकते कमीशन, यानी इस चीज की सिफारिश आपकी सरकार ने की और इस चीज को लेकर आप कह सकते हैं कि ये संसद में बिल को भी क्या कर दिया गया? आप बोलेंगे पास कर दिया गया। ठीक है, तो जब ये पास किया गया तो अब ये बात करते हैं कि आखिर सरकार ने संसद में इस व्यवस्था के जगह पे इस व्यवस्था को लाने का बात किया, तो इस व्यवस्था को संसद में पारित किया, आखिर व्यवस्था था क्या? ठीक है, तो इसको हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला चीज की NJAC यानी नेशनल कह सकते जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो कमीशन था, इसमें कहा गया था कि इसमें कितने मेंबर होंगे? तो हम बोलेंगे इस व्यवस्था में 6 सदस्य के होने की बातें की गई थी। जिस सदस्य की बात करेंगे इसमें सबसे पहला बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के कौन है? आप बोलेंगे CJ, यानी CJ कहने का मतलब हम बोलेंगे क्या? मुख्य न्यायाधीश, क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश। तो एक रहेगा सुप्रीम कोर्ट के CJ यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो दूसरे की बात करेंगे ये दूसरा कौन होगा? तो आप बोलेंगे दो अन्य कहां का? आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का। कैसा न्यायाधीश? जो काफी बुजुर्ग होगा, जो काफी कैसा होगा? आप बोलेंगे वरिष्ठ, क्या बोलेंगे? जो वरिष्ठ क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे, जो काफी लंबे समय सुप्रीम कोर्ट में समय दे चुके होंगे। तो एक कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। दो कह सकते कौन हो गए? अन्य कह सकते जो वरिष्ठ क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होंगे, उनको रखा जाएगा। फिर इसमें तीसरी बात कही गई थी, इसमें तीसरे कौन होंगे? तो जो भी सरकारें होंगी उस वर्तमान सरकार के कानून मंत्री उसमें शामिल होंगे। नंबर 3,
और नंबर 4 में कहा गया था कि अब यहां पे 2 कह सकते अन्य सदस्य होंगे। क्या होंगे? 2 अन्य कह सकते मेंबर होंगे, यानी ये वे ऐसे मेंबर होंगे जिनके पास अच्छा खासा कह सकते किस चीज का, तो जस्टिस का यानी न्याय का, कानून का बहुत बड़ा क्या होगा, नॉलेज होगा, जो बहुत बड़े जानकार भी होंगे। वैसे लोगों को चुना जाएगा जो 2 होंगे। ठीक है, तो ये रहा नंबर 1 सीजे, ये रहा 2, 2 2 कितना हो गया 4, एक कानून मंत्री 5। ठीक है, और यहां की बात करेंगे ये क्या होंगे 6, जो आप कह सकते अन्य 2 सदस्य को चुने जाने की बात की गई थी। तो ये जो सदस्य चुने जाएंगे, इस सदस्य के बारे में बोलेंगे किसको कौन चुनता, इसके लिए 3 मेंबर, हम क्या बोल रहे हैं 3 मेंबर वाली कमेटी बनाई गई थी। हम क्या बोल रहे हैं 3 मेंबर वाली कमेटी को कह सकते अधिकार दिया गया था कि 3 मेंबर मिलके ऐसे 2 लोगों को चुनेंगे। ठीक है, तो आखिर वो चुनेंगे जिसमें आप बोलेंगे जो 3 मेंबर का जो कमिटी होगा उसमें कौन कौन होंगे, तो आप बोलेंगे उसमें एक व्यक्ति कौन होंगे, यानी आपके देश के प्रधानमंत्री होंगे। नंबर 2 में कौन होंगे, तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और नंबर 3 में कौन होंगे, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे विपक्ष का नेता। क्या बोलेंगे अपोजिशन का लीडर, यानी विपक्ष का नेता कह सकते। अगर विपक्ष का नेता ना हो तो आप बोलेंगे लोकसभा के सबसे बड़े दल का नेता उसमें रहेगा, और यही 3 लोग मिलके इस मेंबर का सुझाव करेंगे। लेकिन अगर इस 3 मेंबर में से 2 लोगों ने भी कह दिया कि फलाने व्यक्ति का हम कह सकते समर्थन नहीं करते हैं, तो फिर वो सिफारिश वही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस चीज के लिए, इस 2 मेंबर के लिए। जो 2 मेंबर को इस सिस्टम में चुने जाने के लिए 3 लोग मिलकर चुनाव करेंगे, जिस 3 लोग के कमेटी में पीएम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और विपक्ष का नेता होगा। और विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पे लोकसभा के जो विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता इसमें बैठेगा, और ऐसे 3 लोग इस अन्य 2 मेंबर का चुनाव करेंगे। और यही व्यवस्था को मिलके पास किया गया था NJAC। लेकिन जैसे संसद से तो पारित हो गया, लेकिन जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, यह कहा मतलब हवाला दिया कि क्या चीज, कि यहां पे जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका के सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए या न्यायपालिका के स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे वाले जो कह सकते एक्ट हैं, जो ये प्रावधान है, जो ये कमीशन है, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये संसद से पास हुए कह सकते एक्ट को निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि इससे सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्रता को, देश के न्यायपालिका को क्या है, खतरा है, क्योंकि इसमें सरकार का कह सकते इन्वॉल्व जो होना सही नहीं लग रहा है। और जब ये चीज पेश हुआ था और जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो आपसे पूछेगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे थे उनका नाम क्या था, आप बोलेंगे JS खेहर। नाम क्या था, आप बोलेंगे JS खेहर। जो JS खेहर उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो हमने कहा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस पास हुए एक्ट को संसद से निरस्त कर दिया कि यहां पे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, इसको हम ध्यान में रखते हुए ऐसे कह सकते जो पारित एक्ट हैं या ऐसे जो कमीशन है, इस व्यवस्था को हम सुप्रीम कोर्ट में लागू होने नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि ठीक है, हम मानते हैं कि इस व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है। यह चीज कहा गया था कि आपके कोलेजियम सिस्टम में हम मानते हैं कि कमी है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। जिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर बात करेगी, जिसको कहा गया था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। क्या बोलेंगे कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भले इसको निरस्त कर दिया, इसको नहीं माना, लेकिन उसने कहा था कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट प्लस जो गवर्नमेंट है, इसको मिलके किस चीज पे, इस व्यवस्था पे सुझाव या बदलाव करनी चाहिए। लेकिन हम इस वाले को लागू होने नहीं देंगे, जो संसद से पास हुआ बिल भी था। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने अपने स्वतंत्रता का पावर दिखाया और इसने कह दिया कि इससे हमारा जो
कह सकते हैं न्यायपालिका है उसको खतरा पहुंच रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार मिलके और क्या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP क्या करेगी, इसको अप्लाइड करेगी। लेकिन आज तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, सिर्फ इस समय यह कह दिया गया था। यानी आज भी किसके प्रभाव हैं, आज भी कॉलेजियम व्यवस्था का ही प्रभाव है। जिस कॉलेजियम व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय होता है या किसी भी अन्य हाई कोर्ट में कि कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन कह सकते हैं न्यायाधीश बनेगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, जिसमें बदलाव की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन एक बदलाव कोशिश तो किया गया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते कौन उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, JS खेहर, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इस बिल को लागू होने नहीं देंगे, और यह फेल हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है इस पे बात होनी चाहिए, जिसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर बात करेगी। लेकिन आज तक इस मुद्दे को नोटिफाई नहीं किया गया है। तो अब मेरा उम्मीद है कि आप कॉलेजियम व्यवस्था को समझ गए होंगे, क्योंकि यही व्यवस्था आज भी लागू है, जो प्रभाव में कब आया, 28 अक्टूबर 1998 को, ठीक है। तो लगभग इस कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, हमने कोशिश किया आपको बताने का। अगर समझ में आया होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बाकी हमने कह दिया था न्यायपालिका, जिसका चर्चा संविधान के कौन से भाग में है, भाग 5 में है, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच है। तो हमने कहा था आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच जो पूरा चर्चा किस चीज का है, न्यायपालिका की चर्चा है, जो एक स्वतंत्र कह सकते बॉडी है ना। यानी जो आपके देश में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे खुला था, कलकत्ता में खुला था। यानी कब, 70-73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और किस वर्ष में, 70-74 में। जो दिल्ली में कब आया, 1937, किस एक्ट के तहत, तो 1935 गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन आपके देश के अंदर, आपके देश के सरकार के अधीन काम कब शुरू किया, 1950 से, जिस वक्त पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे, HJ हीरालाल जेकानिया। अभी 48वें कौन है, हमने कहा था NV रमना। अगले 49वें कौन बनेंगे, हमने कहा था UU ललित, जो कम टाइम के लिए है। और फिर लंबे टाइम के लिए कौन आने वाले हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश, तो आप बोलेंगे YB चंद्रचूड़। यानी ऐसा पहली बार होगा कि YB चंद्रचूड़ के पिताजी भी क्या रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जो 16वें चीफ जस्टिस रहे थे, जिनका नाम था DY चंद्रचूड़। उन्हीं के बेटे कौन है, YB चंद्रचूड़, जो कैमे बन रहे हैं 50वें। पिताजी कैमे थे, 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऐसा पहली बार है जब कोई पिता भी और उसका पुत्र भी क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो 50वें नंबर के बनेंगे, YB चंद्रचूड़, ठीक है। तो काफ़ी गर्मी है और टाइम भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। बाकी हमने कोशिश किया आपको समझाने का, अगर समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल हम आज यहीं पे इसको ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।